So hello students, welcome back once again to our YouTube channel Physics by DD Sir। लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक ऐसा सरफेस होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसे सरफेस को हमने नाम दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई इतनी बात। दूसरा हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की थी। पहला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप चार्ज को कैरी करते हो तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल इक्वल होता है दोनों पॉइंट्स पे। सेकंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था। थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो बनेंगे एक दूसरे के नजदीक, और जहां कहीं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में फार्दर अपार्ट यहां पे लिखा है, यानी कि गैप ज्यादा होता है। और चौथी प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं फॉर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉइंट नेगेटिव चार्ज, फॉर पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, for uniform electric field, and last when the charge is distributed over some line। तो ये सब हम करने वाले हैं। इन सिस्टम की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ये दो प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। दूसरा, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर दे मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है दे मस्ट बी फर्दर अपार्ट। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपके पास आता है एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये आपके सामने है पहला केस, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि इसका आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो किस तरीके से करना है। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा, स्फेरिकल बन रहा है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहां पर बताई जाएगी। अब ये किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है वो भी समझेंगे। तो मान लेते हैं बेटा मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव Q। इसकी जो वैल्यू रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, पॉजिटिव Q। इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ड्रॉ करते वक्त आपको बताया दो बातों का ध्यान रखना है। अब इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा वो कैसा है, वो बनते हैं स्फेरिकल। कैसा बनता है, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल बनाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो समझते हैं। एक चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इतनी बात समझ में आई, स्फेरिकल है। अब ये स्फेयर है, इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालू इस चार्ज की वजह से वो होगा KQ/R, R इसका रेडियस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसका नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो भी क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका फर्दर बनाता हूं तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप तीसरा स्फीयर बना रहे हो वो बनाते वक्त आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस था पहले और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो कंपैरेटिवली कम है, और दूसरे और तीसरे में जो गैप रहेगा वो आपको ज्यादा बनाना है। ये मैं आपको भी समझाता हूं। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्फीयर बढ़ा रहे हो, स्फीयर्स के बीच का गैप जो है
वो बढ़ता रहेगा। यानी कि आपको ये गलती नहीं करनी कि जब आप स्फीयर्स बना रहे हो उनके बीच का गैप आपको इक्वल नहीं रखना, ना कम करते जाना है। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये गैप जो है इस तरीके से बनता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास बन गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन द चार्ज इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, या हम कह सकते हैं व्हेन Q की वैल्यू या हम कह सकते हैं जब Q की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? आपको बताया था दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। क्या दो प्रॉपर्टीज का क्या ध्यान रखना है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जब कभी भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होनी चाहिए? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता हूं तो देखो यहां से रेडियली आउटवर्ड होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये एंगल देखो हमेशा कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये आपका इस वजह से हम क्या बनाते हैं? एक स्फीयर बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है, कहीं पर भी कर लो। अगर ऐसे बनाओगे तो देखो हर बार एंगल 90 है, ऐसे बनाओगे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतनी बात समझ में आई? और दूसरी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर वो नजदीक रहेंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम पड़ जाती है वहां पर गैप ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं आपको 2 पॉइंट कंसिडर करवाऊं या 3 पॉइंट कंसिडर कराऊं तो मान लो एक पॉइंट ये है A, ये B और ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? A पर सबसे ज्यादा होगी, B पर उससे कम होगी और C पर और कम हो जाएगी और D पर कंपैरेटिवली सबसे कम होगी। तो अब आप देखो जब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू B और फिर C पर और कम हो गई। अब हम एग्जांपल लेते हैं B और C के। देखो A और B के बीच में गैप क्या है? कम है। A और B के बीच में गैप क्या है? कम है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dr, ये आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये आप रिलेशन देखो, जब डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। यहां पर डिस्टेंस कम है तो यहां पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है। और आपको पता है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर पोटेंशियल की बात करूं, एक प्रॉपर्टी और आपको याद होगी, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल है 150 वोल्ट। कितना है पोटेंशियल? 150 वोल्ट ऑन द सरफेस A। मान लेते हैं ये पोटेंशियल कितना हो गया? 120 वोल्ट। मान लेते हैं अब पोटेंशियल घट के कितना हो गया? 100 वोल्ट। और मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया? 50 वोल्ट। और मान लो यहां पर पोटेंशियल हो गया कितना? 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि V का फॉर्मूला होता है बेटा KQ/R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, R बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इतनी बात समझ में आई? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो E का एक्चुअल फॉर्मूला पढ़ा है, E का रिलेशन पढ़ा है dV/dr के साथ, वो है E = -dV/dr। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी थी। यहां पर एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? E = माइनस का dV/dr। इस रेशियो को बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर जब हमने डेरिवेशन का प्रूफ किया था तो आपको एक बात बताई गई थी कि नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये आपको याद रखना है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। देखो पोटेंशियल की वैल्यू 150, 120, 100, 50, 5 इस तरीके से कम हो रही है। तो होप आपको सबसे पहली बात समझ में आई होगी कि आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरीके का आपके पास बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इतनी बात समझ में आई। तो आपके पास कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, और स्फेयर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, यूनिफॉर्म गैप नहीं रहेगा जैसे यहां पर बना रखा है। ऐसा आपको नहीं ड्रॉ करना। इतनी बात समझ में आई। ये सिर्फ इतनी बात सही है कि ये स्फेयर बने हैं। समझ में आई बात। अगर मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, अब हम करते हैं सेकंड केस। अगर आपके पास पॉजिटिव की बजाय क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है एक अकेला। यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, यहां पर क्या जाएगा बेटा? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? अगर ये अकेला है तो यहां पर भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इसका जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो मान लेते हैं बेटा यहां पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज Q, मुझे इसकी वजह से क्या ड्रॉ करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। इसकी वजह से क्या ड्रॉ करूंगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रॉ करा इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर मैंने ड्रॉ करा इसका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने नजदीक बना दिया, फिर इस तरीके से, और फिर गैप को मैं यहां पर भी क्या करता रहूंगा? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गैप को मैं बढ़ाता रहूंगा। इस तरीके से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई बात। और दो बातों का आपको ध्यान रखना था, वो दो बातें हम देख लेते हैं। दो बातें क्या थी? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पहला इक्विपोटेंशियल, ये दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव क्यू चार्ज हमेशा कैसे ड्रॉ होती है? दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कम्स अप टू द नेगेटिव चार्ज क्यू। आपको यहां पर बना के दिखाते हैं। इस बात का आप सभी को पता होगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे यहां था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट करती थी? चार्ज से, और कहां तक एंड होती थी? इन्फिनिटी। बट इन केस ऑफ नेगेटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहां तक आती है बेटा? यहां तक, नेगेटिव क्यू तक। यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां तक आएंगी, और यहां से तो यहां से यहां तक, अगर आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज हम ड्रॉ कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई किस तरीके से होता है? फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज क्यू। इतनी बात समझ में आई। और ये हमने इसके बना दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते वक्त कि जो स्टार्टिंग में जो गैप है वो कम है, और धीरे धीरे जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपको बताया गया है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है K/r², जो हमने ऊपर बताया। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते रहोगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती रहेगी, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा। जैसे हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, बिकॉज डिस्टेंस कम है। फिर उससे कम हो जाएगा बी पे, उससे कम हो जाएगा सी पे, और उससे कम हो जाएगा डी पे, और सबसे कम यहां पर हो जाएगा ई पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने गैप कर रखा है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यूज का क्या? जैसे हमने यहां पर नंबर ऑफ पोटेंशियल्स इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां भी ड्रॉ करें वहां भी करें, तो हमने एक वैल्यू रखी थी। यहां पर हम मान लेते हैं वो वैल्यू कितनी है? -150 वोल्ट। यहां पर वैल्यू कितनी है? -100 वोल्ट। यहां पर मान लो वैल्यू कितनी होगी? -80 वोल्ट। यहां पर मान लो वैल्यू कितनी होगी? -20 वोल्ट। और यहां पर मान लो वैल्यू कितनी होगी? -5 वोल्ट। इतनी बात समझिए तो चाहिए। अब आपको क्या देखना है? आपको एक फॉर्मूला बताया गया है E = -k dV/dr। इतनी बात समझ में आई। आपको एक फॉर्मूला बताया है E = -dV/dr। यहां पर हमने पोटेंशियल ड्रॉ कर लिए। इतनी बात समझ में आई। पोटेंशियल मैंने ड्रॉ कर लिए कि यहां पर कितना है? माइनस का 150 वोल्ट, यहां माइनस का 100 वोल्ट, यहां पर -80 वोल्ट और माइनस का 20 वोल्ट। जब आप ऐसे आ रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ध्यान रखना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये आपको बात बताई थी।
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सही बात, तो क्या पोटेंशियल घट रहा है? बिल्कुल। यहां पर पोटेंशियल कितना है? -5, यहां पर और नेगेटिव हो गया -20, यहां पर -80, यहां पर -100 और यहां पर माइनस का 150 वोल्ट। इतनी बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ, इन केस ऑफ नेगेटिव क्यू। तो देखो यहां पर कितना है? माइनस का 5 वोल्ट, यहां पर कितना है? माइनस का 20 वोल्ट। तो ये वैल्यू घटी है या बढ़ी है? ये -5 था, ये -20 है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? मोर नेगेटिव हो रहा है। और एक बात और आपको बताई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उनके साथ कितना एंगल बनाएगी? 90। तो सिमिलरली यहां पर भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब हम करते हैं नेक्स्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यू होता है। या फिर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है फॉर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब एक ही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यू से डायपोल बनता है और ये जो आपको व्हाइट डार्क लाइन दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है ये हमने ड्रॉ करी है क्या? ये हमने ड्रॉ करी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। किस तरीके से ड्रॉ करनी है, क्या आपको ध्यान रखना है, वो आप यहां पर समझेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर स्फीयर बन रहे हैं, यहां पर भी क्या बन रहे हैं? स्फीयर। तो एक बात आपको यहां पर ध्यान से देखनी है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं इस चार्ज के राइट साइड और इस चार्ज के लेफ्ट साइड इनमें डिफरेंस है। ये एग्जैक्ट स्फीयर तो हैं, लेकिन यहां पर देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये और ये इनके बीच का गैप ऑब्जर्व करो और इनके बीच का गैप ऑब्जर्व करो। यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सिमिलरली इस तरीके से यहां पर भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे ड्रॉ करे हैं? जो अंदर की तरफ है वो नजदीक है और जो बाहर की तरफ है वो गैप क्या है बेटा? ज्यादा है, क्योंकि यहां पर उसी बात का ध्यान रखा गया है। किस बात का? कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर। अब अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, बाहर वीक कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यही वो आपका डायपोल है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, पॉइंट पी लेता हूं फॉर एग्जांपल, दैट इज लाइंग इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर मैं क्या रखता हूं? एक टेस्ट चार्ज। कभी भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, वीक है, कितना नहीं है, वहीं पर क्या रख देते हैं हम? टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं होता टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को उस तरफ रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स लगाएगा उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उस तरफ, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ई पॉजिटिव मान लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में विद फोर्स F2 या F नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी इधर आ रहा है। इतनी बात समझ। अब देखो ये पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रही है E प्लस उस तरफ, E नेगेटिव उस तरफ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ। तो जो E नेट आएगा वो किस तरीके से आएगा? जो E ड्यू टू पॉजिटिव है प्लस जो E ड्यू टू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू बढ़ के आएगी या घट के आएगी? तो जाहिर सी बात है दो वैल्यूज ऐड होके आ रही हैं तो वैल्यू आपकी बढ़ के आएगी। तो यानी कि यहां पर जो बीच में रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो नजदीक बनेंगे। अगर मैं यही पॉइंट बाहर ले लेता हूं, ये पॉइंट P यहां लिया था, अब की बार मैंने पॉइंट P यहां ले लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो यहां पर क्या रख लिया मैंने? एक टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव वाला इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। अब ये नेगेटिव क्यू चार्ज, सॉरी ये वाला नेगेटिव क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। समझ में आई? यहां से डिस्टेंस ज्यादा है तो ये थोड़ी, यहां से ये डिस्टेंस, सॉरी यहां से ये डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा आएगी, और वहां से ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम आएगी। लेकिन जो ई नेट आएगी वो ऐड होके आएगी, सब्ट्रैक्ट होके आएगी, बिल्कुल बड़े वाले में से
माइनस कर देंगे छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट के आ रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, बीच में ज्यादा होती है। और इस तरीके से अगर मैं यहां पर पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज रखूं तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, उस तरफ रिपेल करेगा, ई पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ई नेगेटिव। अब यहां पर भी जो ई नेट आएगा बेटा वो कितना आएगा, ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट के आएगी क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास डायपोल की बात हो या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो उसका आपको जो बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बनेंगे तो स्फेयर, बनेंगे तो क्या बेटा स्फेयर। लेकिन स्फेयर बनाते वक्त क्या याद रखना है कि जो स्फेयर बनेंगे वहां पर आपको किस तरीके से ड्रॉ करने, यहां पर जो स्फेयर्स की सरफेस आएगा वहां पर गैप क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात और ऑब्जर्व करो, ये जो व्हाइट लाइन से डार्क वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात बोली थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये देखो ये एंगल कितना बन रहा है, हमेशा ये एंगल कितना बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा। इतनी बात समझ में आई। मैं चाहूं तो यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बना सकता हूं, बीच में बना सकता हूं, इस तरीके से। क्यों बना सकता हूं, क्योंकि डायपोल है। डायपोल के केस में ये पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते थे, जिसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती थी, जीरो आती थी। भले ही पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, इस पूरी लाइन पर आप कहीं पर भी पोटेंशियल की वैल्यू पूछोगे तो कितनी आएगी, जीरो आएगी। इतनी बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है और हमने एक डेरिवेशन में किया है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब आप पॉजिटिव बनाओ और जब आप नेगेटिव बनाओ तो इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से बनेंगे, बनेंगे स्फेयर। बनेंगे क्या बेटा, स्फेयर। लेकिन इस तरफ जो गैप है वो कम होगा और इस तरफ बाहर की तरफ वही गैप क्या होएगा, ज्यादा होएगा। आप एग्जैक्ट स्फेयर बनाओगे। यहां पर थोड़ा सा गैप इस तरफ कम और इस तरफ ज्यादा। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके पास आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स बनते हैं विच आर परपेंडिकुलर, विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिख रहा है आपको। अब देखो यहां पर वो गैप वाली बात नहीं होगी। एक बात तो यहां पर दिख रही है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टू राइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिए। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा और ये तीसरा। और ये जो प्लेन्स मैंने बनाए हैं इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर जो एंगल है वो आपको दिख रहा है क्लियरली 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर टू दीस शीट्स, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कम ज्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म है। तो इनके बीच का जो गैप रहेगा, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, गैप यूनिफॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करती। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शीट के ऐसे क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात समझ में आई। क्योंकि हमने पहले एक चीज करी थी, क्या करी थी, देखो आपको एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है तो क्लोज होती है। अगर मैं मान लो कह देता, इस क्वेश्चन में कह देता कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं कह देता हूं कि यूनिफॉर्म की बजाय क्या है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब क्या होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय इंक्रीजिंग है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दी और आपको बोला गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग नेचर की है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा।
तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहां ज्यादा 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 ज्यादा, तो यहां पर जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, प्लेन बना दिया। आगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, ये बना दिया। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो नजदीक बनता जाएगा, इसके बाद जो बनेगा वो और नजदीक बनता जाएगा, इसके बाद जो बनेगा वो और नजदीक बनता जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यहां पर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्लेन्स हैं वो आप क्या करते जाओगे, उनके बीच का गैप जो है आप कम करते जाओगे। लेकिन जो आपका मेन टॉपिक रहता है वो ये रहता है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में क्या होता है, उस केस में जो गैप रहेगा वो गैप क्या रहेगा, शीट्स के बीच में जो हमने प्लेन्स बनाए उनके बीच में यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर कर दें कि अगर आप मानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जाने से कम हो रहा है, तो वहां पर जो गैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनके बीच में ज्यादा। तो इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट केस, अगर आपके पास कोई चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। अच्छा, यहां पर आपको एक बात और देखनी है कि परपेंडिकुलर है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई चार्ज लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपके पास कोई भी चार्ज किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते वक्त मैंने आपको बताया है दो चीजों का आपका ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दोज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले समझो इसकी कैसे बनती हैं। अगर चार्ज यहां पे तो इधर भी होगी, 3 डायमेंशन में इधर भी होगी, 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 इस तरीके से होगी। 3 डायमेंशन में मान लो ये है आपके पास लीनियर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जब आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, एक सिलेंडर। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है बेटा, एक सिलेंडर होता है। देखिए कैसे, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल। अब मैं इसका ड्रॉ करूंगा कौन सा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने यहां से इसका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहां पर बताओ, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहोगे, इस वायर से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर से दूर जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरे हिसाब से शायद ये फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जी हाँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर क्या होंगी, क्लोज होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर क्लोज है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर। आर बढ़ेगा तो आपके पास ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखिए दोनों सिलेंडर क्या है, क्लोज है। ये दोनों सिलेंडर क्या, जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्या आपका, ये रहा, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। अगर मैं नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो जो गैप होगा वो पहले से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है गैप अब आपका बढ़ता रहेगा। तो ये आपके पास फोर्थ इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। इतनी बात समझ में आई? यहां पर जो अगर वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो एक सिलेंडर बनता है। सिलेंडर बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं दैट मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको देखो सभी एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री। यहां पर अगर आप एंगल की बात करो तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कहीं से भी यहां से लेके देखो, समझ में आई बात? तो ये आपके पास। और दूसरी बात हमने क्या बोली थी कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे, यहां पर आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे जाके कम हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का गैप क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो एंगल परपेंडिकुलर भी आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर जैसे मैंने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का बनाया है, अच्छा ये रह गया हमारे पास, ये रह गया फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, इसका किस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो।
पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस का मतलब है आपके पास दो या तो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी स्फीयर बन रहे हैं। अब जैसा हमने डायपोल के केस में करा था, जैसा हमने किसके केस में किया था, डायपोल के केस में, यहां पर क्या था, नजदीक थी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर क्या थी, ज्यादा थी। अब यहां पर उल्टा हो गया है, यहां पर क्या हो चुका है, फॉर पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, यानी कि आपके पास दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहां पर भी स्फीयर्स बन रहे हैं, लेकिन यहां पर स्फीयर्स के बीच का गैप क्या है, ज्यादा है और कंपैरेटिवली यहां कम है। ऐसा क्यों है, तो मान लेते हैं यहां पर आपके पास पॉजिटिव क्यू है और यहां पर पॉजिटिव क्यू है। अब हम समझते हैं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, कैसे है। यहां पर मैंने क्या रखा, क्यू नॉट। ये पॉजिटिव बीच में नहीं रखना, बीच में तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, यहां रख लेते हैं, बीच में एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, कोई पोटेंशियल सरफेस नहीं आएगा। अब यहां पर देखो, ये पॉजिटिव क्यू इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, उस तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट के आएगी, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर बढ़ के क्यू आ रही है, जब मैंने बाहर की तरफ टेस्ट चार्ज रखा, ये पॉजिटिव क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ऐड होके आ रही है। अगर मैं पॉइंट यहां की बात करता हूं, समझ में आई बात, ये पॉजिटिव क्यू था, ये भी पॉजिटिव क्यू था, यहां पर मैंने क्या रखा, थर्ड रीजन में टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव क्यू इसको क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा विद सम फोर्स विद सम इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 डेवलप करेगा, ये वाला भी इस तरफ क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां पर ऐड हो रही है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो रही है, यानी कि बीच में अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूं, जैसे ये पॉइंट कंसिडर करा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से आपको जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दिया है, तो आपको इस तरीके से बनाना है कि यहां पर क्या है, गैप कम है, और लेकिन यहां का गैप क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, यहां का गैप कम है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इस तरीके। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का गैप क्या होता है, कम होता है। यहां पर मैंने दूसरा पॉजिटिव क्यू मान लिया। अब यहां पर भी इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो बाहर की तरफ है वो कम गैप होगा, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, इस तरफ आओगे, तो गैप की वैल्यू क्या होती रहेगी, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। और लास्ट में आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था बेटा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आपके पास पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज होता है। तो ये हमने आज अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से डिस्कस करा है, किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।